सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी, कैसे हैं आप? तो ठीक है, तुम बताओ बहुरिया, बड़े दिन बाद आई हो, है ना? डर रही होगी कि बुआ जी आएंगी तो कान खिंचाई करेंगी, तो भैया ऐसा है कि दूर ही रहो, अपना सखी सहेलियों में निपट लो, बढ़िया रहेगा, है ना? नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है, याद तो हम भी कर रहे थे आपको ना। क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हो रही थी इस बीच, और ये भी है कि बहुत सारे दिवस भी, जैसे आज हम मना रहे हैं, हमारे श्रोतागणों को पता ही है ना, तो आज हम मना रहे हैं जल संसाधन दिवस। देखो इन्होंने बात घुमाई, चलो कोई बात नहीं लेकिन जल संसाधन दिवस की जब बात आती है तो बहुत जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ये तत्व है जल। और इसके साथ साथ और भी आज बड़ा खास दिन है। खास दिन तो नहीं कहेंगे, पूरा सप्ताह मना रहे हैं, रेलवे सप्ताह, तो इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे बैडमिंटन खिलाड़ी मीना शाह जी की। और जैसे कि सबको पता ही है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है, सृजन क्षमता की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे बातें हैं, बहुत सी ऐसी कहना चाहिए क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम बच्चों की क्रिएटिविटी या क्षमता उनकी बढ़ा सकते हैं, क्रियात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की चीजें हों, सृजनात्मकता की बात हो, तो यानी कि जाहिर है कि फिर हम काम तो करेंगे ही, लेकिन आंखों का जो है वो भी बड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो इनका संरक्षण कैसे किया जाए, ये तो अभी हमने बहुत दिनों तक कई बार बात की, लेकिन खासतौर से इस गर्मी में जब आंखों में जलन होती है तो उन्हें कैसे राहत दी जाए, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन चलो पहले थोड़ा सा पानी बचा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसे बुआ जी, हर कोई जानता ही है कि जल है तो कल है, यानी कि पानी से ही जीवन है। बिल्कुल। और पानी को बचाने और संरक्षित रखने के उद्देश्य से, यानी कि भारत, हमारे देश में 10 अप्रैल यानी आज के दिन को जल संसाधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये खास दिन जो है, ये देश भर के पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और बचाने के उद्देश्य से तय किया गया है। जी हाँ। और हमारे साथी ने भी लिखा है कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल ही एक ऐसा संसाधन है जिसकी हमें नियमित आपूर्ति आवश्यक है, जो हमें नदियों, झीलों, तालाब, भूजल, महासागर तथा अन्य पारंपरिक जल संग्रह क्षेत्रों से प्राप्त होता है। विश्व का 70.87% भाग जलीय है, जबकि 29.13% भाग ही भूभाग है। कुल जल का केवल सोचो 2.1% भाग ही उपयोग योग्य है, यानी कि हम पी सकते हैं या अन्य काम में ले सकते हैं, जबकि 37.39% भाग जो है लवणीय है, यानी कि खारा है। तो भाई अब समझ जाए कि सीमित है, लेकिन जब नल में आता है तो हम उसे मजे से बहा देते हैं, है ना? बिल्कुल बुआ जी। और इसमें भी जो मीठा पानी जो है ना, उसका 2/3 भाग जो है हिम नदी ध्रुवीय क्षेत्रों में है, हिम चादरों और हिम टोपियों के रूप में जमा है। और बाकी पिघला हुआ जो मीठा पानी है जो जल के रूप में जाता है, उसका केवल एक छोटा सा भाग जो है वो भूमि के ऊपर धरातलीय जल के रूप में या फिर हवा में वायुमंडलीय जल के रूप में है, यानी कि जिसमें जलवाष्प वगैरह होते हैं, उन सबको अगर हम ले तो हाँ। तो इस तरह से जल चक्र में जब प्राकृतिक रूप से इस जल का शुद्धिकरण होता रहता है, फिर भी अगर हम देखें तो स्वच्छ पानी की पर्याप्तता जो है लगातार कम होती जा रही है। बिल्कुल, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वो तो जाहिर है कि असंतुलन तो होगा ही होगा ना। और क्योंकि पानी जो है वो सीमित है, वो बढ़ नहीं रहा है और हमारी संख्या बढ़ रही है। तो कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर अब विश्व युद्ध होगा तो जाहिर है कि पानी के लिए ही होगा, क्योंकि स्रोतों को जो बचाना बहुत ज़रूरी है और वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से प्रदूषण आदि हमें रोकना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जो पानी जो पीने योग्य है उसमें नाले आदि जो गंदा पानी जो बहाया जाता है उन्हें ना फेंका जाए। फिर इसी तरह से प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो पानी है उसे हम बेकार कर देते हैं, उसे ना करें। कुओं के रखरखाव का जो है वो ख्याल करें। उसके साथ साथ नदियों के आसपास जो है शौच आदि से बचें। फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो तालाब और नदी में न जाए, इस बात का ख्याल रखें, है ना? तो सीवेज पाइप का जो है वो ख्याल रखें कि वहां न जाए। इस तरह से जल को प्रदूषित होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये तो हमारी ज़िंदगी की बात है, लेकिन वहीं
जीव जंतु जो है पानी में, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल, बुआ पानी जी। को प्रदूषण से बचाया जाए। हाँ, और ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी है कि जल बहुत ही मूल्यवान है, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। अतः इसे व्यर्थ ना बहाएं। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर पानी बचाने के प्रयास अवश्य करने चाहिए। वर्षा जल को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर पहुंचाने के प्रबंध होने चाहिए। हमने भी अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया है, ताकि वर्षा का जल ज़मीन में संचय हो सके। क्या बात है! ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। ऐसे ही कच्ची जो भूमि पड़ी हुई है, हुँ। मिट्टी वाला जो स्थान है, उसको हमेशा हम पक्का कर देते हैं। तो इस बात का ख़्याल रखें कि वहाँ जब सीमेंट वाली ज़मीन होती है, वहाँ पानी अंदर नहीं जा पाता है। तो इस बात का ख़्याल रखें कि जहाँ तक हो सके कच्ची मिट्टी छोड़ दें, ताकि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाए और फिर से कहीं न कहीं किसी रूप में हमें वो वापस मिल जाता है। अधिक पेड़-पौधे लगाएँ। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखें कि हम हाँ। कैसे बचा सकते हैं पानी को, है ना? बिल्कुल बुआ जी। और जैसे कि आपने बोला ही कि बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम जो पानी जो है वो बचा सकते हैं। ख़ासकर गर्मियों में पानी की जो दिक्कत हम देख रहे हैं, जिन संकटों का हम सामना कर रहे हैं, तो उससे हमें सचेत हो जाना चाहिए कि और ये कदम जो है, ये ना सोचे कि पहले कौन उठाए। हम अपने से ही शुरुआत कर दें, बिल्कुल। ना? और वैसे तो शुरुआत की बात आ रही है, तो हमारे एक साथी ने ये भी बताया कि जल संसाधन दिवस के साथ-साथ हुँ। आज होम्योपैथी दिवस भी है। अच्छा। सभी संसाधनों का सही उपयोग कर रख-रखाव करें और होम्योपैथी उपचार के साथ खुद को भी स्वस्थ रखें। यही सभी को शुभकामनाएँ हैं। तो भाई बहुत-बहुत शुभकामना। और सही बात है कि होम्योपैथी की अगर बात आती है तो ज़ाहिर है बड़ा सुरक्षित और थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हाँ, बहुत सारे जो हैं अन्य जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कम हैं। तो इस बात का ख़्याल रखें। तो सेहतमंद तो रहें, लेकिन पानी भी बचाएँ, है बिल्कुल, ना? पानी बचाएँ और सुनिए ये गीत। हाँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले
जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी। बिल्कुल कोई नहीं जानता। जब सफर की शुरुआत होती है ना बुआ जी, तो कहाँ मंजिल पर पहुंचेंगे वाकई किसी को नहीं पता होता। हाँ, वो तो नहीं पता होता, लेकिन अगर ट्रेन से सफर करोगी ना तब पता होगा, क्योंकि जहां तक आपने टिकट लिया है बस वहीं तक जाएंगे। वहीं तक ही जाना हाँ, उसके पहले कहीं उतर गई तो बात अलग है भाई, है ना? जी हाँ, हम तो इस गीत की बात कर रहे थे वैसे। हाँ हाँ, पानी का तो सच बात है, नहीं पता होता, लेकिन भाई हम इसीलिए तो ट्रेन पर आ गए, क्योंकि सप्ताह मना रहे हैं। 10 से 16 अप्रैल ये सप्ताह जो मनाया जाता है ये बड़ा खास है हमारी ट्रेन यात्रा के संबंध में है, और अप्रैल के महीने में पूरे देश में ये रेल सप्ताह मनाया जाता है, हम भी मनाते हैं, है ना? और ये सप्ताह जो है भारतीय रेल के पोर्टल एक के लिए एक एकल खिड़की सूचना और सेवाओं के लिए उपयोग की जा रही है, विभिन्न भारतीय रेल संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। और समय समय पर बहुत से कार्यक्रम ऐसे होते हैं बुआ जी जो रेलवे द्वारा चलाए जाते हैं, जो यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे कि रेल स्टेशन जो होते हैं, रेलगाड़ियों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर पानी पीने की व्यवस्था की जाती है, डस्टबिन की व्यवस्था की जाती है, नालों की जो होती है साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है भाई। लेकिन मनाया क्यों जाता है ये तो बता दो। अच्छा, रेलवे सप्ताह जो है 16 अप्रैल से को मनाया जो जाता है, 10 से 16 अप्रैल, वो इसलिए कि 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से ठाणे तक भारत की धरती पर चलाई गई पहली ट्रेन की याद में मनाया जाता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। अच्छा, वाकई। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि आज इंडियन रेलवे की जो गिनती है दुनिया की टॉप रेलवे सर्विस की लिस्ट में है। हर दिन भारत में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा ट्रेनें पूरे देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है। और स्थिति की जो बात है वो हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है। एक ने ये तिथि भी तो बताई है और स्थान बताया है, उसके साथ ये भी बताया है कि ये ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी दूरी तक दौड़ी थी, जिसे उसने 45 मिनट में पूरा किया था। क्या बात है। तो ये सारी जानकारी तो है। एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि रेलवे सप्ताह जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक भारत में पहली रेलगाड़ी चलाने की याद में मनाया जाता है। आज तो रेल के विकास ने कहां से कहां तक पहुंच गई है, यह सफर तय कर लिया है। मैंने अभी वंदे मातरम रेल में सफर किया था, क्या मजेदार रहा, बयान नहीं कर सकती। तो भाई वंदे भारत रेल जो चली है वो वाकई उसकी गति बहुत अच्छी है और अंदर से भी बहुत सुंदर है। तो वंदे भारत रेल ये कह सकते हैं बिल्कुल विकास का, हमारे रेल की यात्रा के विकास का एक परिणाम है। लेकिन जहां तक रेल की यात्रा की बात की जाए ना मन्नू भौरिया, भाई बड़ा मजा आता है। वो तो है ना, हर स्टेशन पर रुकना उसका और तरह तरह की चीजें खाना, जिस प्रांत से हम गुजरते हैं वहाँ की स्थानीय चीजें मिलती हैं, वहाँ की विशेष जो चीजें होती हैं वो हम खा सकते हैं। और स्टेशन की चीजों का मजा ही अलग होता है। वो गरम गरम मिलती है और आप इतनी जल्दी में होते हैं कि उसके स्वाद का कुछ नहीं पता चलता, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बुआ जी। और ये जो हमारी रेल जो विभाग है इसके द्वारा बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम जनता है उनको व्यवसाय भी मिलता है, रोजगार मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है। बहुत ज्यादा ये नौकरियां देता है ये विभाग। इस मामले में बहुत जबरदस्त है, पूरे देश को जोड़ता है। हम यहाँ से वहां तक चले जाते हैं और बहुत वैसे देखा जाए अगर मूल्य की बात करें तो बहुत कम मूल्य में, बहुत कम दाम में हम सफर तय कर लेते हैं। ये कह सकते हैं कि जो आम जनता है उनके बजट में होता है ना, और बहुत आरामदायक होता है ये। आप इसमें चल फिर सकते हैं, अंदर मतलब चल लेते हैं। अगर 24 घंटे की यात्रा है तो ऐसा नहीं कि आपको पैर हाथ बांध के ऐसे बैठे रहना है। इस डिब्बे से उस डिब्बे से, इस डिब्बे से उस डिब्बे तक, यहाँ तक कि अगर देर तक रुक रही है तो भाई आप प्लेटफॉर्म पर उतर कर टहल लेते हैं। और बुआ जी ये भी है ना कि ट्रेन में जो आनंद मिलता है साथ में जब अपने लोग बैठे होते हैं उनके साथ जो खेल हम खेल सकते हैं, जैसे लूडो अगर कोई खेलना चाहे ना, अंताक्षरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये इस तरह की चीजें भी कह सकते हैं हम इन बाकी चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन इसके संग संग सबसे ज्यादा मजेदार तो ये होता है कि जिसको आप नहीं जानते उनसे आप पूरा 24 घंटे 36 घंटे बातें करते हैं, वो ज्यादा मजा आता है। अपने लोगों से तो हम बात करते हैं लेकिन मतलब ऐसे ही वहां पर कुछ भी परिचित लोग मिल जाते हैं और उनसे ऐसी दोस्ती हो जाती है कि पूछो मत। और फिर तो तरह तरह की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो, चाहे खेल की जगत की बात हो, सामाजिक सरोकार की बातें हो, ऐसी चर्चा होती है कि पूछो मत। फिर तो कभी कभी तो इतनी
तेज और जोश में बातें होने लगती है कि आसपास के लोग भी आ जाते हैं कि भाई क्या चल रही है ये चर्चा, तो इसमें हम भी शामिल हो जाएं। बिल्कुल, है ना। लेकिन बुआ जी ये तो है ही, आनंद तो मिलता ही है। ये सारी चीजें जो अनजान लोग हैं वो अपने हो जाते हैं, लेकिन कुछ खास अगर बातों का ध्यान रखें हम, ताकि हमारा, क्योंकि बोलते हैं ना रेलवे हमारी संपत्ति है ना, तो इस बातों का ध्यान रखें कि जो कचरा है जो हम खा रहे हैं, उस कचरे को हम एक पॉलीथीन में बांध के या ऐसे कागज में मोड़ के रख लें और उसे डस्टबिन में जाके फेंकें। और अगर ऐसा लग रहा है कि पंखे की जरूरत नहीं है तो पंखा बंद कर दें। अगर आप जो पब्लिक टॉयलेट है वहाँ का आप यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पानी जरूर डालें ना, ऐसे ना छोड़ दें। तो ये जो बोलना चाहिए, अगर इन सुविधाओं का अगर हमें लाभ मिल रहा है तो हमें भी अपनी तरफ से इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं भाई कि देखो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब तुमने कह दिया अपना, तो लोग कहते हैं हमारी संपत्ति है तो हम उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और जैसे मन होगा वैसे रखेंगे। तो ऐसा नहीं है। अपने घर में भी आप ऐसे ही साफ सफाई रखिए जैसे कि ट्रेन में रखते हैं, और ट्रेन में वैसे ही रखिए जैसे घर में रखते हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे कि बार बार अगर चाय पीना है या कुछ खाना है तो आप एक छोटा सा डस्टबिन अपने घर वहीं पर बना ले अपनी सीट के पास, और उसमें सामान रखते रहिए और फिर थोड़ी देर बाद जाकर फेंक आइए। बच्चों में भी वही संस्कार डालें, गद्दी आदि को गंदा ना करें, जूता चप्पल पहन के सीट पर ना चढ़ जाएं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे अगर आपको ऊपर सोना है तो जूता पहन कर न चढ़ें, या चप्पल है उसको नीचे ही छोड़ दें, या जो लिनन्स मिलते हैं, जो बेड मिलता है, तकिया का कवर है, कंबल है, हम वैसे तो बड़े नाक भौं से कोड़ते हैं कि बड़ा गंदा है, तो गंदा तो हम ही करते हैं ना। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये जो सफ़र है, जो यात्रा है वो और यादगार बन जाएगी। बिल्कुल यादगार बनेगी। और बुआ जी एक खास बात और भी है कि भाई रात में अगर हमको लगता है कि हम जग रहे हैं और दूसरा कोई सो रहा है, तो इस बातों का भी मतलब इन बातों का भी ख्याल रखें और बिजली बंद कर दें। बिजली बंद कर दें। और अगर ये फोन चालू रखें तो क्या बुरा है? हाँ, फोन चालू रख सकते हैं। अच्छा, उसमें हम तेज तेज गाना सुने तो? नहीं, वो क्या है ना, हेडफोन लगा ले, हेडफोन लगा ले ताकि दूसरों को कहना चाहिए आपकी तकलीफ ना हो। आपकी चीजों से आप अगर गीत सुन रहे हैं या अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं और बहुत रात हो गई है, तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि भाई इस समय पर आप भी सो जाएं ताकि दूसरे भी इन चीजों से डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप रात में एक निश्चित तय कर लें कि 10 बजे के बाद आप कहीं भी इस तरीके का आवाज़ नहीं करेंगे या किसी से फ़ोन पर बात ना करें तो बेहतर है। जैसे जो नियम हम घर पे रखते हैं, और सुबह 7 बजे के बाद ही इस तरीके की जो चीज़ें हैं उस कार्यकलापों को अपने शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब शुरू होते ही, सुबह होते ही क्या होता है अक्सर कि लोग सुबह हुई और लगा देते हैं भजन और कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे भाई आपको अच्छा लग सकता है, सब धर्म के लोग उसमें यात्रा करते हैं, तो सबका ख्याल रखें, सबकी भावनाओं को ख्याल रखें। ऐसे ही खाने पीने में भी थोड़ा सा ख्याल रखें। कोशिश करें कि यात्रा के समय में भी अगर आप मांसाहार न लेकर जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपके पड़ोस में जो बैठा है वो शाकाहारी हो, उसको कुछ दिक्कत हो। तो ऐसी सार्वजनिक स्थानों पर जो भी नियम लगते हैं या जो भी कहते हैं ना मैनर्स जो हम होने चाहिए, उनका अगर ख्याल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गीत सुन लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। हम
बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आजकल रेल सेवा में बहुत बदलाव और सुधार आ रहा है। रेलवे कोच आधुनिक बन रहे हैं और रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे सुविधाजनक बन रहे हैं। हमारे यहाँ भी रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण काम चल रहा है। क्या बात है। तो ये श्रोता है, इन्होंने लिखा है। तो और देखो भाई, यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारे देश की जो रेल व्यवस्था है वो काफी दिनों दिन मतलब उन्नति कर रही है। सुधार भी कह सकते हैं, हालांकि हमेशा से अच्छी रही हम, लेकिन बस गलतियां और खामियां देखते हैं। अब देखो, घर बैठे टिकट मिल जाता है, हमें घर में बैठे बैठे कैंसिल हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर भी सुविधाएं हैं, काफ़ी हद तक साफ सुथरा रहता है, साबुन रहता है, लिक्विड साबुन रहता है एसी आदि कोच में। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें उसको भी देखना चाहिए और उसे निभाना चाहिए। हाँ, और एक श्रोता ने इसीलिए ये भी लिखा है कि दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में भारत चौथे नंबर पे है। जी, तो है फक्र की बात। हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, तो यात्रा करें। हाँ। अब तो हवाई यात्रा लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी रेलवे का अपना मजा है। बिल्कुल बुआ जी। और अगर हम गर्व और उसकी बात कर ही रहे हैं, तो हम अभी जो जिनकी बात करने जा रहे हैं सखी विशेष में, वो है बैडमिंटन खिलाड़ी मीनाशा जी। भारत में महिला बैडमिंटन के इतिहास में बैडमिंटन खेल को उच्च स्तर तक पहुंचाने वाली जो खिलाड़ी थी, वो थी बैडमिंटन खिलाड़ी मीनाशा। और उनका जन्म 31 जनवरी 1937 को बलरामपुर में हुआ था। उनके पिता इकबाल अहमद शाह और उनकी माता जो थी, उनका नाम था शशिलेखा, और वो उनकी इकलौती संतान थी। तो एक कश्मीरी पिता और महाराष्ट्रियन हिंदू माँ जो है, उन्होंने बेटी को अपना जो भी सर्वश्रेष्ठ था वो दिया, और उन्होंने इस बात को आत्मसात भी किया। उन्हें मराठी भाषा भी आती थी और वो सभी धर्मों को समान भाव से देखती थी। छोटे शहर यानी कि बलरामपुर में बैडमिंटन खेलने से उनका कोई संपर्क ही नहीं था, लेकिन बाद में उनके पिता जब लखनऊ आ गए तो जाहिर है कि फिर शहर के स्कूल में दाखिला लिया और जहां से उनके खेल जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि उन दिनों लड़कियां जो हैं वो नहीं खेलती थीं, लेकिन धीरे धीरे अवसर शुरू हो रहे थे। बैडमिंटन ही एक ऐसा खेल था जिसके लिए वहाँ पर एक क्लब था और वहाँ वो खेला करती थी। उनके माता पिता दोनों ही खेल के बेहद शौकीन थे और मीना शाह उनके साथ नियमित रूप से खेला करती थी। और मीना शाह जब अपने स्नातक की पढ़ाई कर रही थी, उसी समय उन्हें कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। और जब बैडमिंटन प्रेमियों ने उनका खेल देखा तो लोगों ने उनकी क्षमता को पहचाना और मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने स्थानीय प्रतियोगिता में पहली टूर्नामेंट जीत हासिल की। लगभग 5 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य के लिए खेला। और फिर 1959 में वो रेलवे में शामिल हो गई और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया। मीना शाह के पहले कोच थे TN सेठ, जो कि उत्तर प्रदेश खेल परिषद द्वारा नियुक्त कोच थे। उनसे ही खेल की मीना शाह ने बारीकियां सीखी। खेल के दौरान स्ट्रोक्स को तेज करना सिखाया, इससे उनकी जो फिटनेस में भी काफी मदद मिली। फिर अगर उनके खेल की बात करें तो वो बैडमिंटन कोर्ट पर उनका जो स्ट्रोक प्ले और गतिशीलता जो थी वो बहुत ही अद्भुत थी। लोग देखकर बहुत आश्चर्य करते थे कि वो इतना फास्ट खेल लेती हैं। मीना शाह ने 22 साल की उम्र में जमशेदपुर में 1959-60 के नेशनल में पहला एकल खिताब जीता। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो उत्तर प्रदेश की राज्य की पहली खिलाड़ी थी और वो लगातार 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन बनी, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। 3 बार महिला युगल का राष्ट्रीय खिताब जीता और 2 बार मिश्रित युगल का राष्ट्रीय खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। साल 1959 से 65 के बीच उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते, लेकिन उसके बाद घुटने में चोट के कारण उन्हें खेल से विराम लेना पड़ा और 4 साल के अंतराल के बाद उन्होंने फिर से खेलना शुरू किया, लेकिन खेल में वापसी आसान नहीं थी। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी उन्हें साल 1970 में राष्ट्रीय एकल प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिला और लेकिन फिर घुटने के दर्द के कारण वो इस प्रतियोगिता के फाइनल में जीत हासिल नहीं कर सकी। वो समय था जब घुटने की सर्जरी एक कठिन प्रक्रिया थी या संभव ही नहीं थी। इस तरह से उनका घुटना जो है धीरे धीरे खराब होता चला गया और फिर उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया।
साल 1974 में उबेर कप टीम की वो कोच रहीं, साथ ही रेलवे टीम की भी वो कोच रह चुकी हैं, पर वो निःशुल्क कोचिंग दिया करती थी। उनका ये मानना था कि पैसे देकर इस तरह की चीज़ें वो नहीं करेंगी। और जब 28 वर्ष जब वो काम कर चुकी थी, उन्होंने 1988 में रेलवे से खुद ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बैडमिंटन उपलब्धियों के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद 1963 में उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साल 2008 से लेकर 2015 तक मीना शाह बुरी तरह से बीमार रहीं। शरीर से पूरी तरह से हार मान ली थी, पर वो प्रफुल्लित रही। उनका दिमाग उतना ही तेज रहा जितना बैडमिंटन कोर्ट पर हुआ करता था। इतने ही बीमार होने के बाद भी बुआ जी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और बैडमिंटन कोर्ट पर उनकी उपस्थिति उनके प्रतिद्वंदियों और प्रशंसकों दोनों को प्रेरित करती थी। और ऐसी जब महान प्रतिभा की धनी मीना शाह ने 10 मार्च 2015 को अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। तो भाई हमें नमन करना चाहिए और हम नमन करते हैं ऐसी शख्सियत को। जी बुआ। और अभी इस कार्यक्रम में हम एक छोटा सा विराम लेंगे और विराम के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। तो भाई अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। जी स्वागत है, लेकिन स्वागत एसी कोच में हमारे साथी लिख रही हैं कि चाय नाश्ता खाना और अखबार भी फ्री मिलता है ट्रेन के एसी कोच में। तो भाई सब में तो नहीं मिलता लेकिन काफ़ी में मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ है। यही हम कह रहे हैं कि काफ़ी तरक्की हो रही है, अब हमें ख्याल रखना होगा कि हमें क्या क्या करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी। तो कार्यक्रम में अब क्या करना है भाई, एक गीत सुना देते हैं श्रोताओं को ना। बिल्कुल। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। गाड़ी
क्या सोच रही हो? मैं हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, अरे फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। मैंने तो की थी दिल लगी, अच्छा, मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी। हम दोनों दो प्रेमी। हाँ बुआ जी। तो भाई घूमने फिरने की बात तो हो गई, जी लेकिन हाँ। घूमने फिरने से क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारी चीजों की जानकारी भी हो जाती है ना? जी हाँ, और बिल्कुल। जब वो खुद देखते हैं सुंदर सुंदर नज़ारे, या रेल को सामने से देखते हैं, पटरियां देखते हैं, तो उन्हें मतलब हमें लगता है कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे कि ये पटरी कैसे बनी, हम इससे चलकर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कह और सकते हैं कि उनके जो है ना पंखों को उड़ान मिलती है, सपनों को जान मिलती है ना? हाँ, और बचपन जो होता है ना बुआ, वो जिज्ञासा भरा हुआ रहता है। बिल्कुल। तो जब नई नई चीजें जब वो देखते हैं तो उनमें बहुत से प्रश्न उनके मन में आते हैं जिनका हम जवाब दे सकते हैं। कुछ का जवाब दे पाते हैं, कुछ का नहीं भी दे पाते हैं, लेकिन कहना चाहिए कि इस तरह से उनकी जो मानसिक जो विकास होती है, मानसिक विकास होता है, वो काफी अच्छा होता है। और इसलिए बच्चों को बहुत सी ऐसी जो जगह होती हैं, जैसे कि चिड़ियाघर है, हाँ। वहाँ पर वो जो जानवरों को जो फोटो में देखते हैं वो वहाँ प्रत्यक्ष अलग होता रूप से है, देखते हैं। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। वहाँ उसका अलग अनुभव होता है उनको। जी। साथ ही क्योंकि जो उनको खाते हुए चलते हुए उसका जो रंग हम जी। वर्णन करेंगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ। सामने से जब देखते हैं तो अब जैसे कि मुर्गी की बात हो, वो सामने से देखना, वो एक एक रंगों को देखना, पंखों को देखना, वो आप उसका वर्णन नहीं कर सकते बिल्कुल। ना। तो दिखाना चाहिए, ऐसी जी जगह हाँ, जाना चाहिए। और ऐसे ऐतिहासिक स्थलों में भी लेके जाना हाँ। चाहिए बच्चों को। और जो म्यूजियम होता है वहाँ वो लेके जाए बच्चों को। अच्छा मन्नू मौर्य, ये बताओ कि ये जी। सब जगह क्यों लेके जाएं? भाई यहाँ पर आप प्रत्यक्ष जो देखते हैं बुआ, उसका अनुभव वो जो करते हैं, हाँ। उसका अलग ही उनका अनुभव रहता है। मतलब जो हम बताते हैं वो किताबी बता सकते हैं या टीवी में हमने दिखा दिया, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष देखते हैं ना, तो उसका उन्हें जो अनुभव मिलता है वो अलग ही होता है, ये मुझे लगता है। बिल्कुल लगता है, और यही तो हम कह रहे हैं कि अलग होता है। और उसके संग क्या क्या होता है कि सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कल्पना को उड़ान देते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। अब यहाँ हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है अभिभावक के तौर पर कि भाई हम उनसे कहें कि अब तुम नए नए ढंग से या इसी को बनाओ या कुछ और सोचो। अगर किसी बच्चे में ऐसी शक्ति है कि वो कुछ लिख सकता है, तो अगर आपने उसे मोर दिखाया है तो कहिए मोर पर कुछ कहानी लिखो, कविता लिखो, या ड्राइंग पेंटिंग के माध्यम से बनाओ, है ना? तो ये कह सकते हैं। या कहीं घूमने गए तो हम ये लिख सकते हैं कि अपना यात्रा वृत्तांत लिखो, है ना? जो जो तुमने अनुभव किया इस बार तुम घूमने गए, तो इसको छोटा सा निबंध के तौर पर लिख डालो, हाँ। है ना? तो भाई इस तरह से चीजें मतलब कहीं ना कहीं उनको कहना चाहिए कि उनकी जो सृजन क्षमता है उसको बढ़ाएगी जी ना। और और उनकी रचनात्मकता है, उनकी कल्पनाशीलता है, इन सब को पंख देना हमारा काम है। तो जाहिर है कि पहले तो ये हो गया कि हम उनको घुमाएं फिराएं, ये सब चीजें दिखाएं। अब हमने कह दिया ड्राइंग बनाओ, लेकिन भाई उसके संग संग बाकी संसाधन भी तो देना पड़ेगा ना, कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। और जब वो इस तरह से पेंटिंग अगर कर रहे हैं या कुछ क्रिएटिविटी काम कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा रोक टोक ना करें ना। जो भी जैसा भी वो बना के लाए, तो पहले तो उसकी तारीफ करें। अच्छा भाई तारीफ कर दें, उसके बाद आपको लगता है अगर कि आप उसे किस तरह से समझा सकते हैं कि बेटा अगर ऐसे नहीं आप ऐसे भी बनाते तो और अच्छा बनता, तो ये बात हो सकती है। लेकिन सबसे पहला जो शब्द होता है कि आप उसको तारीफ जरूर करें उसके काम की। अच्छा, लेकिन एक बात नहीं लगता कि मान लो उसने मोर में पीला रंग लगा दिया, उसके पंख उसने पीले बना दिए, तो हम जरूरी है कि बताएं कि नहीं ये नीला रंग, ये हरा रंग और ऐसा ऐसा रंग होना चाहिए? नहीं बुआ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी कल्पना है ना। उसकी कल्पना है तो वो अपने लेकिन हम तो सिखाएंगे ना, हम तो बताएंगे नहीं नहीं बेटा मोर ऐसा नहीं होता है, इसके ऐसे कलगी होती है।
हाँ जी। तो भाई वो मोर उड़ने वाला नहीं है, तो बेहतर है कि बच्चे ने जैसा बनाया है, यानी कि अगर कभी उसने आसमान का रंग अगर उसने कुछ और बना दिया, बैगनी बना दिया, बैगनी भी होता है। जी हाँ। और वैसे देखा जाए तो प्रकृति में बहुत अनूठे अनूठे रंग होते हैं, लेकिन अक्सर हम जब आकाश बनाने की बात आती है, आसमान बनाने की बात आती है, उस पर बादल बनाने की बात आती है, तो हम वही नीला रंग और सफेद रंग ही इस्तेमाल में लाते हैं। हाँ। कभी कभी केसरिया ले आते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के गुलाबी रंग, बैंगनी रंग, फिरोजी रंग, मतलब बहुत सारे रंग आते हैं उसमें। जी जी तो जी। वो भी कर सकते हैं, हो सकता है वो कभी हरे रंग का बना दे, तो आप उसे भी उत्साहित करें, है हाँ। ना। और बुआ जी ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी है कि हमारा पोता जो अब 8वीं कक्षा में आया है, उसमें बचपन से ही सृजन क्षमता भरी हुई पड़ी है। हमने उसकी इस क्षमता को पहचान लिया और उसे सहयोग देकर हरदम प्रोत्साहित करते रहे। कभी कार बनाता, कभी ट्रक बनाता, कभी कार्डबोर्ड से छोटा सा स्टडी रूम लाइट की सुविधा के साथ बनाकर उसमें बैठ पढ़ाई करता। गणपति उत्सव के दौरान मिट्टी से गणपति मूर्ति बनाता, घर में ही स्थापन करता और त्योहार के सारे दिन खुद पूजा अर्चना करता, प्रसाद भी बांटता और विदाई के अंतिम दिन बड़ी धूमधाम से घर के अंदर ही पानी के छोटे से टब में मूर्ति विसर्जन भी खुद ही करता। क्या बात है। तो भाई कितनी अच्छी बात है। देखो ये हो गया ना कि जब हम करते हैं तो बच्चे अपने आप देखते हैं। तो हो सकता है कभी आपने बनाया हो, या कभी कभी बच्चों में जन्मजात ये गुण होते भी हैं, लेकिन फिर जरूरत है कि हम उन्हें पूरा वातावरण दें। या जैसे कि अब आप बता रहे हैं, तो आपने बनाने के लिए सारे सामान तो दिए ही होंगे, तो जाहिर है कि आपका जो सहयोग है, प्रोत्साहन है, संसाधन देना और उसके साथ साथ शब्दों से उसे उत्साहित करना, ये सब जिम्मेदारी है, वो हमें करते रहना चाहिए। तो बच्चे जब बहुत कुछ सोचते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि बच्चा ये कर रहा है तो पढ़ाई में कहीं पीछे रह जाएगा, ऐसा नहीं है। मानसिक मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो बहुत कम हम उसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग तो मतलब जैसा सुनने में आता है कि हाँ 6 से 8% या उससे भी कम हम उसका प्रयोग करते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसका जितना अधिक प्रयोग करेंगे वो उतना और तेज होता जाता है। तो सृजनात्मकता उसकी जो है उसको चलने दीजिए, फिर देखिएगा कि पढ़ाई में भी वो उतना ही तेज होगा, है ना। तो इस बातों का भी ध्यान रखें आप। हाँ, और हम ध्यान रखें कि गीत सुनाएंगे, फिर इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे ना।
छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। चलो अब मेरी बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना। हाँ तो भाई इस तरह से क्या खेल से भी बच्चों में काफी विकास होता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जो खेल जो है कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, पेंटिंग और यही चीजें हैं, खेल के द्वारा भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। तो भाई इसीलिए तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे सर हमेशा कहते हैं बच्चों को आईआईटी कॉलेज, एम्स या उसे जो बनना वो जगह दिखाइए, रूबरू करवाइए। और पावर ऑफ ड्रीमिंग, सपने देखने की एक शक्ति होती है, हर मानव में होती है, माहौल में पनपती है, तो बच्चा अपने सपनों को पा लेता है। क्या बात है। तो बिल्कुल सही बात है कि उसे सपने तो देखने दीजिए। बिल्कुल। और एक श्रोता है, उन्होंने भी लिखा है कि बच्चों को जिस सांचे में ढालो वो उसी में ढल जाते हैं, शीघ्र चीज़ों को कंठस्थ करते हैं, जल्दी चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, आसपास की वातावरण, वस्तुएं, लोग उनके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव डालते हैं। बच्चे सरल और निश्चल हैं, इसलिए बड़ों की तरह आप उन्हें जटिल तरीके से कुछ नहीं समझा सकते या कह सकते। उन्हें जटिलता पसंद नहीं, उन्हें सहजता पसंद है, रचनात्मकता पसंद है। वे अपनी कल्पना के घोड़े लगाकर कहीं पर भी उड़ जाते हैं, इसलिए यही कल्पनाशीलता, रचनात्मकता का आधार है। तो भाई बहुत ज़रूरी है। और बाकी सेहत वगैरह का तो ख्याल रखने के लिए आप लोग हैं ही हैं, हम लोग हैं ही, लेकिन बच्चों को इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक बात और है कि अक्सर हम वो करते हैं कि जो सपने हमने देखे होते हैं खुद बनने की, जो हमारी कल्पना होती है, हम चाहते हैं कि बच्चा भी उसी तरीके के सपने देखे और वैसा ही बनने की जो है वो इच्छा रखे और उसी कदम पर चले। तो भाई ऐसा मत करिए। आप अपने सपनों को अगर उड़ान नहीं दे पाए, नहीं पूरा कर पाए, तो ऐसा मत सोचिए कि आप बच्चों से उसे पूरा करवाएं, क्योंकि ये बहुत कहना चाहिए अन्याय होगा उनके साथ, है ना। उनके अपने सपने हैं, उनकी अपनी दुनिया है, उनके अपने अलग तरीके की सोच होती है। तो हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग ढंग से बना है। तो कृपया उसकी जो कल्पना शक्ति है उसे उसी हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए, है ना। और बुआ जी ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी है कि जिज्ञासा भी बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए अहम कारक है। बालक अगर किसी बात को जानने की जिज्ञासा रखता है और उसकी जिज्ञासा जो है शांत नहीं की जा सकती अथवा उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है, तो इससे उसकी सृजनात्मकता बाधित होती है। अतः आवश्यक है कि बालकों की जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाए। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए तो जरूरी है ना कि आप अपडेट होती रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ती रहिए और आंखों को सुकून भी दीजिए। ज्यादा नहीं, लेकिन पहले पढ़ेंगे तब ना आंखों को सुकून देना होगा। तुम पहले ही पहुंच गई। देखो हमें मालूम था जब पढ़ने की बात आएगी तो मन्नू बहुरिया अपना तुरंत पल्ला झाड़ेंगी और अलग हो जाएंगी, कहेंगी बुआ जी हमें आंखों को सुकून देना है। खैर चलो वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आज जिस दिशा में बच्चे चाहते हैं, और खास तौर से अगर आप देखें कि आपके बच्चे की रुचि किस तरफ की
है उस दिशा की जानकारी आप जरूर हासिल करिए। बच्चे को भी अच्छा लगेगा और वो खुद गौरवान्वित महसूस करेगा कि हमारे माता पिता को ये सारी चीजें पता है। जी। तो चलिए, लेकिन भैया मन्नू बहुरिया कह रही है कि आंखों को सुकून दें, तो ठीक दे देते हैं कि गर्मी में अक्सर जो है बहुत जलन होने लगती है आंखों में। हाँ। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं बुआ जी। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि गुलाब जल में रुई को भिगो कर आंख में रखने से राहत और ताजगी महसूस होती है, और जब भी आप धूप में जाएं तो सनग्लासेस जरूर लगाएं। जरूर लगाएं। लेकिन हाँ। वही हमारे साथी लिखते हैं, लेकिन पहले तो भाई आंखों में रखने से नहीं, आंखों के ऊपर रखना है। ये थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। आंखों के ऊपर रखना है, आंखें बंद कर लें पहले और उसके बाद रखें। किसी तरह से ये आंखों में न जाए। अगर आंखों में जा रहा है तो इस बात से आश्वस्त हों कि ये जो गुलाब जल है वो प्योर है, पवित्र है, मतलब संक्रमण रहित है। तो इसमें अगर संक्रमण है तो उसे आंखों में सीधे न डालें, बल्कि ये जो रुई है इसका पहा अपनी आंखों के ऊपर रखें। हमारे साथी इसीलिए लिख रहे हैं कि चश्मे का प्रयोग जो है, खासतौर से सनग्लासेस जो लगाते हैं उसको भी बहुत देर तक अगर रखते हैं तो अंदर उमस सी और घुटन सी हो जाती है, तो थोड़ी देर उसको भी हटा दें। ये बात बिल्कुल सही है कि अक्सर जब पसीना होता है या आप बहुत तेज धूप में हैं, अगर आपका चश्मा धूप वाला बहुत मतलब कह सकते हैं ना कि घेराव वाला है, यानी कि आंखों को ज्यादा ढक रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हवा आसपास आर पार न हो तो उसमें उमस जैसी हो सकती है। तो इस स्थिति से भी बचें और आंखों को बचाएं, है ना। और बुआ जी, जैसे घर पे अगर आप हैं, घर पे हैं तो खीरे जो होते हैं ना, खीरा खासकर जब गर्मी में बहुत, तो घर में तो रहेंगे ही ना। अरे किसी समय तो आएंगे। हाँ। और नहीं, जब भी आप आते हैं घर पे, रात में दिन में कभी भी, आप उस खीरे का पतला आप एक टुकड़ा ले लीजिए, 2 टुकड़े उसके ले लीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और कुछ देर के बाद इस खीरे के टुकड़े को आंखों के ऊपर लगा के लेट जाइए, आंख बंद करके, तो देखेंगे आपकी जो भी जलन और थकान है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ श्रोताओं ने भी इस बारे में लिखा है तो इसको वैसे तो इस्तेमाल कर लें। अगर आप कद्दूकस कर रहे हैं, उसका पानी निकला है तो उससे अपनी, कुछ नहीं तो ये 3 उंगलियों से उसको डुबो लें पानी में और पलकों के ऊपर लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो, है ना। अक्सर जब हम घिसते हैं उसको रायता बनाने के लिए, तो उसका जो पानी निकलता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। घिसने की बात आई तो इसी तरह से कच्चे आलू को घिसकर और उसको जो है, उसके जो निकलते हैं उसको भी अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं, पलकों पर चारों ओर भी अगर उसको लगा लेंगे तो जो काले घेरे बनते हैं वो भी दूर हो जाएंगे, है ना। अच्छा, और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि गर्मियों में आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए टी बैग्स, जो ग्रीन टी बैग्स होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। अच्छा। तो इसे ठंडा करके आंखों पर रखने से आंखों के आसपास की जो सूजन है वो कम हो जाती है, गर्मी से राहत मिलती है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ठंडा करके क्या मतलब, पहले उसको पानी में उबाल लें? हाँ, ये जो इन्होंने जो लिखा है वो ये लिख रहे हैं कि इससे इन्होंने लिखा है गुलाब जल में भी रुई को भिगोकर ठंडा करके आंखों के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन जो टी बैग की बात की है, ग्रीन जो होता है, ग्रीन टी होता है, तो उसमें क्या है कि गर्म पानी कर लें, ग्रीन टी बैग जो भी 1 या 2 आप डाल दें। अब जब ये पानी ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म उबलते पानी में टी बैग आप डालेंगे, और जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो टी बैग जो है वो आप निकाल दें, और जब पानी ठंडा हो जाए उसमें रुई जो है उसको डुबो दें, हल्का सा निचोड़ के उसको आंख बंद करके उसके ऊपर रख लें, जैसे कि गुलाब जल में वैसे ही इसका प्रयोग कर लें। और इसी तरह से कैस्टर ऑयल को हल्के हाथों में मतलब हाथ में लगाकर आप हल्के हाथों से आंखों के बाहर मसाज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आंखों पर मसाज करिए। कुछ नहीं तो अगर आप सिर्फ अपनी दोनों उंगलियों से जो है, हालांकि ठंडक तो नहीं मिलेगी लेकिन राहत बहुत मिलती है। पलकों से बाहर की ओर से अंदर नाक की तरफ हल्का हल्का आप अपनी ये जो तर्जनी उंगली होती है, पहली वाली इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, इससे अगर आप मसाज करेंगे तो बहुत आराम मिलता है, तो आंखों को राहत मिलती है, तो वो जरूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुआ, जब भी आप बाहर धूप से आए तो ठंडे पानी से अपनी आंखों को छींटे मार मार के धोएं। और कहते भी है ना, सुबह जब आप उठते हैं तो ब्रश करने के पहले मुंह में पानी भरकर जब आंखों में छींटे मारा जाता है ना, तो उससे, लेकिन उसमें जो मुंह में पानी भरने की जो बात है उसमें मतलब मैक्सिमम, अधिकतम आप पानी भर लें, मतलब पूरा मुंह, गाल जो है आपका फूल जाए गुब्बारे की तरह। अच्छा। खूब ज्यादा, और तब आंखों को खोलकर फिर बार में कम से कम 10 बार आंखों पर छींटे मारिए। अरे वाह। तो इस तरीके से देखेंगे कि आपकी नाक वगैरह की भी सफाई हो जाएगी। गीत हम सुनेंगे? हाँ, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ट्रिफला जो है उसके भी जल से आंखों को धोया जा सकता है। अच्छा। लेकिन गीत सुनने के बाद। ठीक है। आँखों में, आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बात
ना आंखों आंखों में बात होने दो। हाँ, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो। शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना ना आंखों आंखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो। शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना जी आंखों आंखों में बात होने दो। अच्छा प्रीत की बोली बोले, बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। क्यों मन का पंछी डोले, प्रीत की बोली बोले। अरे बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। कब तक इंतजारी, उम्र पड़ी है सारी, दिल को जरा दिल में समोने दो। आंखों आंखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो। अरे शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना 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 आंखों आंखों में बात क्या समझी। पहले भी बरखा थी तो क्या हुआ। पर ऐसे कहाँ थी। अच्छा हाँ, पहले भी बरखा थी, ऐसी ना भली थी। फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी समझी। पहले भी बरखा थी, ऐसी ना भली थी। अरे फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी। दिल में आग लगी है, दिल की आग बुझेगी, मोती पहले नथ में पिघोने दो। आंखों आंखों में बात होने दो। अरे मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो। शादी हो जाएगी, पहले। तो भाई देखो, त्रिफला की जहां तक बात है, हमारे साथी जानते भी होंगे, थोड़ा सा चुटकी भर रात में भिगो लें त्रिफला और उस पानी को छान लें अच्छी तरीके से और उससे पानी आंखों को धोएं। हाँ। तो राहत मिलेगी। वो हमेशा के लिए, केवल गर्मी के लिए नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए ये भी है कि समय से कार्यक्रम समाप्त किया जाए। बिल्कुल बाजी। तो सखी सहेली कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली।